हेलो। चलिए आज एक ऐसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस को देखते हैं जिसने धोखे की एक पर्सनल सी कहानी को वुमेन्स राइट्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट बना दिया। हम बात कर रहे हैं बादशाह वर्सेस उर्मिला केस की। पूरी कहानी ना बस इन दो लाइंस में आ जाती है। एक आदमी का सबसे बड़ा राज था उसकी दूसरी पत्नी, और एक औरत की सबसे बड़ी लड़ाई थी इंसाफ के लिए। तो चलिए इस दिल दहला देने वाले मामले की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक अकेली महिला ने पूरे सिस्टम को अपने हक के लिए झुका दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे रिश्ते से जो झूठ की बुनियाद पर बना था। चलिए उर्मिला और बादशाह की दुनिया में चलते हैं, जहां सपने बहुत जल्द एक भयानक सच से टकराने वाले थे। जरा इमेजिन कीजिए, साल 2005 की शुरुआत। उर्मिला पूरे रीति रिवाजों के साथ बादशाह से शादी करती हैं, एक नए फ्यूचर के सपने देखते हुए। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद उनकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। पता चलता है कि बादशाह तो पहले से ही शोभा नाम की एक और औरत से शादीशुदा है, और इस धोखे के बीच जब वो प्रेग्नेंट थी, उन्हें अनबिलीवेबल क्रूअल्टी मतलब जुल्म और बच्चा गिराने का प्रेशर झेलना पड़ा। और फाइनली 28 नवंबर 2005 को वो अपनी बेटी शिवांजलि को इस दुनिया में बिल्कुल अकेले लाती हैं। और जब उर्मिला ने इस झूठ का सामना किया तो बादशाह ने उसने तो बेशर्मी से सब कुछ इनकार कर दिया। कहता है शादी हुई ही नहीं, बच्ची मेरी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोच के देखिए, ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये उर्मिला और उसकी नई पैदा हुई बेटी की डिग्निटी पर सीधा सीधा हमला था। और यहीं से कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, मेंटेनेंस के लिए लड़ाई। और ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये अपने और अपनी बेटी के सर्वाइवल की, अपनी पहचान की एक लीगल जंग थी। तो केस में दो बिल्कुल अलग अलग आर्ग्यूमेंट सामने सामने थे। एक तरफ उर्मिला का केस बड़ा सिंपल और आम इंसान की समझ में आने वाला, मेरे साथ धोखा हुआ है और सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मुझे और मेरी बेटी को सपोर्ट मिलना चाहिए। और देखिए, सेक्शन 125 कोई मामूली चीज नहीं है। ये लॉ इसीलिए है ताकि कोई भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को ऐसे बेसहारा न छोड़ दे। एक तरह से सोशल जस्टिस का सेफ्टी नेट है। लेकिन बादशाह का डिफेंस वो तो बिल्कुल अजीब था। उसका कहना था, मेरी तो पहले से शादी हो रखी है, इसलिए उर्मिला के साथ मेरी शादी तो लीगली वॉइड है, मतलब मानी ही नहीं जा सकती। और अगर वो वाइफ ही नहीं है तो उसे कोई राइट्स भी नहीं मिल सकते। मतलब सोचिए तो, अपने ही फ्रॉड को, अपने ही गलत काम को वो अपना डिफेंस बना रहा था। उर्मिला ने एक बहुत ही मामूली रकम मांगी थी, अपने लिए 1000 रुपए और अपनी बेटी के लिए 500 रुपए महीना। मामला गया मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसने शादी के सबूत और बादशाह के धोखे को देखते हुए उर्मिला के हक में फैसला सुनाया। बादशाह ने सेशंस कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी मैजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रहा। फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि उर्मिला मेंटेनेंस की हकदार है। मतलब तीन अदालतें एक ही बात कह रही थी। लेकिन बादशाह, उसने हार नहीं मानी और केस को सीधा ले गया इंडिया की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब मामला था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उनके सामने सिर्फ एक लीगल सवाल नहीं था, बल्कि जस्टिस से जुड़ा एक बहुत गहरा मॉरल सवाल भी था। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बड़ी दुविधा थी, क्या कानून को इतना सख्त होना चाहिए कि वो बेइंसाफी का हथियार बन जाए? तो सबसे बड़ा, सबसे क्रूशल सवाल ये था, क्या किसी इंसान को अपने ही गलत काम से, अपने ही धोखे से फायदा उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या कोई झूठ बोलकर शादी कर सकता है और फिर उसी झूठ को ढाल बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकता है? पूरे केस का निचोड़ इसी एक सवाल में था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने साफ साफ कहा, उसे अपने ही गलत काम का फायदा उठाकर रिस्पोंडेंट को मेंटेनेंस के लाभ से वंचित करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसका मतलब बिल्कुल सीधा था, बादशाह ने जो धोखा दिया वो उसी धोखे को अपना लीगल डिफेंस नहीं बना सकता। कानून धोखेबाजों को इनाम देने के लिए नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के असल मकसद पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस का प्रोविजन बस एक रूल नहीं है, बल्कि ये तो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी हासिल करने का एक जरिया है। ये उन लोगों को एम्पावर करने के लिए बना है जिनका कोई सहारा नहीं होता। बेसिकली कोर्ट कह रही थी कि हमें कानून को सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और मकसद के साथ देखना होगा। और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के बाद वक्त आया इस लंबी लीगल जर्नी के फाइनल स्टॉप का, सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जहां इंसाफ को लीगल टेक्निकलिटी से ऊपर रखा गया। और वर्डिक्ट बिल्कुल साफ और डिसाइसिव था। बादशाह की अपील खारिज कर दी गई। उर्मिला मेंटेनेंस के लिए अपनी लड़ाई जीत गई। एक लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद आखिरकार इंसाफ हुआ।
तो अदालत इस नतीजे पर कैसे पहुंची? उनका तर्क इंसाफ के 3 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला, फ्रॉड विटिएट्स एवरीथिंग, यानी धोखाधड़ी हर चीज को खराब कर देती है। बादशाह ने शादी के वक्त अपनी पहली शादी छुपाई, जो एक फ्रॉड था, तो अब वो इसी फ्रॉड का सहारा लेकर ये नहीं कह सकता कि शादी ही इनवैलिड थी। उसकी अपनी गलती उसका बचाव नहीं बन सकती। दूसरा, लॉ मस्ट सर्व सोसाइटी। सेक्शन 125 का मकसद समाज में औरतों और बच्चों को बेसहारा होने से बचाना है। अगर अदालतें बादशाह जैसे टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स को मान लेती तो इस कानून का पूरा पर्पस ही खत्म हो जाता। और तीसरा, जस्टिस ओवर लीगैलिटी। अदालतों का काम सिर्फ कानून की किताब को पढ़ना नहीं है, बल्कि सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखकर कमजोर लोगों की रक्षा करना और इंसाफ करना है। अब चलिए आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि ये एक केस इंडियन लॉ और सोसाइटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया। ये फैसला विमेन्स राइट्स के लिए एक मील का पत्थर, एक लैंडमार्क साबित हुआ। इस केस से हमें कई क्रूशियल टेकअवेज मिलते हैं। सबसे पहला, कोई भी आदमी अपनी पहली शादी छिपाने जैसे फ्रॉड का इस्तेमाल मेंटेनेंस देने से इनकार करने के लिए नहीं कर सकता। सिंपल। दूसरा, सेक्शन 125 के तहत पत्नी या वाइफ शब्द का मतलब एक्सपैंड किया गया ताकि उर्मिला जैसी धोखे का शिकार हुई महिलाओं की रक्षा हो सके। तीसरा, अदालतों को पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है कि कानून के शब्दों से ज्यादा उसके पीछे के मकसद को समझना जरूरी है। कानून का मकसद इंसाफ करना है, टेक्निकलिटीज में फंसाना नहीं। और आखिर में यह फैसला हमें याद दिलाता है कि मेंटेनेंस लॉ सिर्फ गुजारा भट्टा नहीं, बल्कि महिलाओं के एम्पावरमेंट, डिग्निटी और इक्वालिटी के पावरफुल टूल्स हैं। आखिर में इस पूरे मामले का सार बस इस एक लाइन में है। इस फैसले के बाद इंसाफ का तराजू अब औरतों के अधिकारों के पक्ष में ज्यादा भारी होकर झुक गया है। और यही इस केस की सबसे बड़ी लेगेसी है। ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब कानून और इंसाफ के बीच टकराव हो तो जीतना किसे चाहिए? इस पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इंसाफ की इस कहानी को दूसरों तक भी पहुंचाएं।